गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम अभी तक रीड कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है DBMS। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हम इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उन्हीं के बारे में मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप चैप्टर नंबर 14 तक सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपके पास चैप्टर 14 तक के क्वेश्चन आंसर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको चैप्टर 14 तक के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी। यहाँ हमने देखा कि DBMS जो हम चला रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। हमने देखा कि जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, तो उन इंडस्ट्रीज़ में डेटा को मैनेज करने के लिए जब बहुत बड़ा डेटा होता है, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा होता है या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो उसे मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DBMS का यूज़ करते हैं। DBMS में आप जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे, नेम, स्टूडेंट की क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट। जब हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, वो भी डिफरेंट सेक्शन के लिए, जैसे कि एक स्कूल में आपके पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड अलग होगा, स्टाफ का रिकॉर्ड अलग होगा, पियोन सेक्शन में अलग रिकॉर्ड होगा। तो जब हमें कहीं सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तब हम सबसे ज़्यादा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग टेबल के अंदर डेटा को मैनेज करते हैं और उस टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। टेबल का दूसरा नाम क्या होगा, रिलेशन होगा। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास सबसे जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसे हम हेडिंग कहते हैं, टॉप रो, जिसमें हेडिंग्स में आपको डिटेल्स दी जाती है, जैसे नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये कहीं सारी डिटेल्स आपको टेबल की हेडिंग में मिल जाती है। इससे आपको ये पता चलता है कि इस हेडिंग के अंदर किस टाइप का रिकॉर्ड होगा। जैसे क्लास हेडिंग है तो इसमें आपको पता होगा कि क्लास के बारे में डिटेल्स दी है। नेम हेडिंग है मतलब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है। सब्जेक्ट से ये बताया जा रहा है कि उसने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। इस तरह हमने देखा कि एक टेबल में सबसे ऊपर हेडिंग होती है और टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। टेबल के अंदर बची हुई अन्य सारी रो, मतलब रिमेंडिंग जो रो है सारी, उसे हम रो और साथ ही साथ टपल भी कह सकते हैं। आप उसे टपल भी कह सकते हैं और इसी को हम रो भी कहते हैं। मतलब जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी उन सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं और उसे टपल कहते हैं। इसके अलावा बची हुई हमारी हॉरिजॉन्टल जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है जिसे हम कॉलम भी कहते हैं और इन कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, कॉलम या फील्ड। और रो को हम कह सकते हैं रो या टपल। इस तरीके से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशन को स्टडी करते हैं और उस रिलेशन में मौजूद फील्ड में और रो में, जिसे हम टपल कहते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने देखा कि बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पर। रिलेशन किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, टपल किसे कहते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया कि एक कॉलम को आप टपल भी कह सकते हैं और एक कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। वैसे ही आप एक रो को टपल भी कह सकते हैं। यहाँ पर DBMS की बेसिक डेफिनेशन लिखी है कि डेटाबेस होता क्या है। सारा डेटा या रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन, वो हमारा डेटा कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। इसके बाद में डेटा को बताया गया है कि डेटा क्या होता है। जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स हमारे कंप्यूटर में हमारे फ़ोटोज़, ऑडियोज़, फाइल्स, मैसेज, चैट, ये कहलाता है। तो डेटाबेस के बाद डेटा और फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट, हम इन्हीं मेन हेडिंग्स को कहते हैं। उसके बाद में बची हुई सारी रो हमारी क्या कहलाती है, रो, टपल या रिकॉर्ड कहलाती है। इसी के बाद में हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम DBMS कहते हैं और ये कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो बची हुई सारी इन्फॉर्मेशन को, डेटा को मैनेज करने का काम करती है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ DBMS कौन कौन से हैं। हमने स्टडी किया कि कौन कौन से DBMS के टाइम में बेसिकली 3 टाइप के DBMS होते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो था NDBMS, मतलब नेविगेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन सेकेंड जो DBMS है उसका नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक और जो DBMS का टाइप होता है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका थर्ड टाइप है। इसमें से हम 2 टाइप ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे कि नेविगेशन DBMS क्या होता है।
नेविगेशन डीबीएमएस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक मेन टेबल होती है, उस मेन टेबल को हम इंडेक्स टेबल भी बोल सकते हैं। उस इंडेक्स टेबल में बचे हुए सारे रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल्स होती है कि कौन से पेज नंबर पे क्या डिटेल्स प्रेजेंट है। जिस तरीके से आपकी बुक में फ्रंट पेज जो आपका इंडेक्स पेज होता है वो आपको बताता है कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है और वो चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट होगा, इवन यहाँ तक कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको देने के लिए जो फर्स्ट पेज कहलाता है वो आपका नेविगेशन पेज या आपका इंडेक्स पेज कहलाता है। तो नेविगेशन डीबीएमएस में हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन का यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करते हैं। बट जब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसे हम ब्रीफ में यहीं स्टडी कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका 11-12 दोनों क्लास का। सो आरडीबी में जिसे हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और उस आरडीबीएमएस का मतलब ही है कि आप पूरे डेटा को, जितना भी आपके पास जिस भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, सभी को आप आरडीबीएमएस में मतलब टेबल के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में मैनेज करने वाले हैं। क्लियर? सो यहाँ तक हम टू टाइप्स ऑफ डीबीएमएस पढ़ चुके थे। देन एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम डीबीएमएस को यूज़ करते हैं, तो मैं आपको यहीं पर एडवांटेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि अगर हम डीबीएमएस को, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस हमें मिल जाते हैं। सो नाउ फर्स्ट इज डीबीएमएस रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी ऑफ डेटा। मतलब कि डेटा की जो डुप्लीकेशन होता है, डेटा जो होच पोच हो जाता है, मर्ज होता है। हम बहुत सारा डेटा रखा, आपके पास 500 GB का डेटा है और इस 500 GB के डेटा में अगर बोला जाए कि आप अपना एक फ़ोटो ढूंढिए, सर्च करिए, आपको जो पर्टिकुलर पिक्चर चाहिए उसको सर्च कीजिए, तो आपको सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप कंप्यूटर से भी करवाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। लेकिन यही टास्क आपके लिए क्या होगा, ईजी हो जाएगा। कब ईजी हो जाएगा? जब आप उसे डीबीएमएस के फॉर्म में मैनेज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। जैसे आप अपने कंप्यूटर में अभी जनरली क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसका नाम है व्हाट्सअप। तो आपको पता है कि इसमें जितने भी फ़ोटोज़, पिक्चर हैं वो व्हाट्सअप से रिलेटेड है। अगर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में लिखा हुआ है 15 अगस्त पिक्चर्स, तो आपको पता होगा कि इसमें सारे के सारे पिक्चर्स कौन से 15 अगस्त से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हम अलग अलग फ़ोल्डर बना के डेटा को थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। डेटा की रिडंडेंसी मतलब उसे ढूंढने का टास्क हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है। सो रिडंडेंसी मतलब जो हमारी बहुत ज़्यादा होच-पोच होने से या डबल रिकॉर्ड होने से प्रॉब्लम हो रही थी, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। डीबीएमएस मेंटेन करता है डेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके जितना भी डेटा है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर में होता है तो ये आपकी कंप्यूटर की स्पेस को फुल कर देता है। सो यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। डीबीएमएस प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी टू शेयर डेटा। डीबीएमएस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने डेटा को शेयर कर पाते हैं, क्योंकि आपने डेटा रखा, जैसे आप फोल्डर को डायरेक्ट शेयर कर लेते, कभी कभी फाइल्स को, कभी आप तो हर तरीके से डेटा शेयर करने की फैसिलिटी अवेलेबल। तो डीबीएमएस ने सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये फैसिलिटी भी हमें दी थी कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। नाउ डीबीएमएस प्रोवाइड अस डेटा सिक्योरिटी। आपका जितना भी डेटा डीबीएमएस पे रखा है, तो डीबीएमएस आपको ये इंश्योर करता है कि जितना भी आपका डेटा है वो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। कोई भी पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट आपकी परमिशन। क्यों? क्योंकि ये आपको एक आईडी पासवर्ड देता है जो सिर्फ आपको पता होता है। जब तक कि आईडी पासवर्ड आप नहीं डालेंगे, जब तक कि कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस। तो मेनली अगर बात की जाए तो डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा शेयरिंग एंड डेटा सिक्योरिटी। क्या क्या बोला मैंने? ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये सारे डीबीएमएस के एडवांटेज एंड मस्ट बी रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज ये कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है। सो फर्स्ट डेटा रिडंडेंसी, सेकंड डेटा कंसिस्टेंसी, थर्ड डेटा शेयरिंग एंड फोर्थ इज सिक्योरिटी। तो RCSS मतलब RC मतलब रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, शेयरिंग एंड सिक्योरिटी। आप इसको याद रखेंगे। ये सारे एडवांटेज हैं जो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। नाउ
इसके बाद हम आगे इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास आता है एसक्यूएल डीबीएमएस। अब डीबीएमएस तो आपको पता चल गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लिए जो अवेलेबल है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो डीबीएमएस कहलाता है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो डीबीएमएस है और उसी का एक टाइप है या उसी का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम एसक्यूएल डीबीएमएस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसक्यूएल डीबीएमएस। एसक्यूएल डीबीएमएस मतलब जैसे कि हमने बोला कि हमें ये तो पता चल गया कि आप ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए आपके पास कभी इंस्टाग्राम अवेलेबल है, कभी फेसबुक अवेलेबल है, राइट? तो कभी आपके पास दूसरी एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको पता तो चल गया कि आप पूरे के पूरे डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डेटाबेस को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एसक्यूएल का एसक्यूएल एक उसी टाइप का सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट की फैसिलिटी देगा। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। और आगे जो डीबीएमएस है उसका मतलब तो आप फुल फॉर्म जानते ही हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको फर्स्टली जनरेट किसने किया था? आईबीएम ने जनरेट किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। सबको पता तो चल गया था कि डेटाबेस को हम मैनेज कर सकते हैं और इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हम जनरेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जनरेट किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, वो था एसक्यूएल डीबीएमएस। एसक्यूएल डीबीएमएस किसने जनरेट किया था? आईबीएम ने। IBM started working on the prototype system superficially based on a coded concept as system R in early 1970। मतलब 1970 में DBMS को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो IBM ने जनरेट किया था और उन्होंने कई सारे रास्ते प्रोवाइड करे जिससे कि क्या हुआ था, एक अनइम्प्लीमेंटेबल एंड thus the project was delivered to a group of program whose were not under the coded supervision, never understood ideas fully and ended up वायोलेटिंग सर्विंग फंडामेंटल्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। जब से स्टार्टिंग में सबसे पहले इस एसक्यूएल डीबीएमएस को दिया गया था जो कि कोडिंग पे बेस है, कोड पे बेस है, तो इसको चलाना, इसके साथ फैमिलियर होना, इसको यूज़ करना थोड़ा टफ टास्क था। बट जैसे जैसे समय निकलता गया धीरे धीरे इसको चलाना लोग सीखते गए। आपको पता है जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आता है या नई एप्लीकेशन आपके पास आती है तो उसको चलाना देखना थोड़ा आपके लिए न्यू टास्क हो जाता है, पर धीरे धीरे जैसे आप उससे फैमिलियर हो जाते हैं तो ये टास्क आपके लिए क्या होता है, ईजी हो जाता है। 1970 में ये लॉन्च हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे इसको यूज़ करते गए। 1978 से लेकर 1979 तक इसके कई सारे टेस्टिंग चलती रही कि इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए आपको पता है पूरी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आप स्क्रिप्ट समझते होंगे, CMD में जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे वर्क होता था। सो इट वाज वेरी टफ टास्क फॉर ऑल ऑफ अस कि हम SQL के साथ कैसे वर्क करें। ये तो पता था कि डेटाबेस को अच्छे से मैनेज करना है, इसके साथ वर्क करेंगे तो हमें डेटा को एक्सेस करना, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसे सर्च करना, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, सारे टास्क ईजी हो जाएंगे। बट जब हम इसको यूज़ कर रहे थे तो ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो SQL आपको समझ में आया होगा। SQL DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट करने के कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद जो अब हम थर्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सीख रहे थे। ये जो आपने देखा है SQL DBMS वो टाइप है किसका टाइप है? ये RDBMS का टाइप है ना, जो मैंने हम लोग पढ़ के आ रहे बेसिकली टाइप्स ऑफ DBMS। सो टाइप ऑफ DBMS में हमने अभी देखा NDBMS नेविगेशन DBMS, सेकंड देखा RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आपके पास ये सिस्टम आया था जो मैंने आपको बोला रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बात कर रहे हैं, तो RDBMS के अंदर ही ये SQL DBMS लॉन्च हुआ था। मतलब जो टाइप है RDBMS, उस RDBMS टाइप का ही ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। देन उसके बाद में थर्ड जो आपके पास टाइप है DBMS का वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS तो ऐसा था जितने भी अभी तक के कंसेप्ट थे उसको फेल कर दिया गया, मतलब जितना भी अभी सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड किया हमें किसने प्रोवाइड की? RDBMS में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, आप मल्टी डायमेंशन ये है, इसमें डायनामिक पेज क्रिएट होते हैं
मल्टी डायमेंशन है प्लस डायनेमिक पेज क्रिएट होते हैं, मतलब आप एक बार बनाएंगे कोई भी चीज़ और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी जो जावा लैंग्वेज है जो हम पढ़ रहे हैं वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हम सी और C++ लैंग्वेज पढ़ेंगे वो भी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि आप वन टाइम बना के उसको मल्टीपल टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सो डायनेमिक पेज क्रिएट होता है, आप एक बार क्रिएट करेंगे उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम यहाँ स्टडी करते हैं। मल्टी डायमेंशनल DBMS डिव हैव वन लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, मतलब बहुत अच्छी छाप छोड़ी इसने मार्केट में। द लीड directly to the development of object database system based on the same general structure and concept as the multidimensional system. Thus new system allow the user to store concept as the multidimensional system the object directly in the database। मतलब आप ऑब्जेक्ट बना रहे, जितने भी डेटाबेस आपने बनाए, डेटाबेस बनाया आपने स्टूडेंट के लिए, डेटाबेस बनाया आपने टीचर के लिए, जितनी भी आप डेटाबेस बनाएंगे उन डेटाबेस को के डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका जैसे मैंने पास एक क्लास है स्टूडेंट है ना, उस स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट1। मैंने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट2। सो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो भी डेटाबेस है उसके ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करने की परमिशन ले रहे हैं। जो भी हमारे पास टेबल हैं, जितना भी हमारे पास डेटा है उसके हम ऑब्जेक्ट बनाकर डायरेक्ट यूज़ कर पा रहे। ये एक अलग ही कंसेप्ट था और इसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा है मार्केट में, और इसने बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी DBMS को मैनेज करने में, RDBMS के कंसेप्ट में भी जो प्रॉब्लम थी उसको कम करते हुए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने हमें सपोर्ट किया। सो समझ आया होगा आपको कि डेटाबेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आज हमारे पास कंप्यूटर के या नेटवर्क के इंटरनेट को चलाने वाले लिमिटेड लोग नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो डेटा को यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हैं। आप सभी लोग अपनी जैसे यूट्यूब पे या किसी भी यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, या मान लीजिए फेसबुक पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे, स्नैपडील पे। सो आप इतनी सारी पोस्ट करते हो, इतना सारा डेटा अपलोड करते हो, तो इसको मैनेज करना बहुत बड़ा टास्क है। आप सभी अपना अपना सिंगल डेटा अपने मोबाइल में जब मैनेज करते हो तो आपके लिए टफ़ हो जाता है। फिर बात की जाए कि जब इतना बड़ा डेटा है, जो इतने सारे हज़ारों लाखों नहीं है करोड़ों यूज़र हैं, और करोड़ों लोगों के डेटा को एक ही सर्वर मैनेज करे या 2 सर्वर मैनेज करे, तो ये बहुत टफ होता है। सो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर गूगल अपना खुद का सर्वर मैनेज करता है, मतलब वो आपके इतने बड़े डेटाबेस को, गूगल पे जितने भी लोग कनेक्ट हैं, अब मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊँगी, आप भी नहीं कर पाओगे कि कितने ही लोग हैं, हज़ारों करोड़ों लोग हैं जो गूगल को यूज़ करें। तो गूगल का अपना सर्वर है जो इतने सारे लोगों के डेटा को मैनेज कर रहा है। सो डेटाबेस छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि डेटा को जो इतने सरल तरीके से मैनेज करेगा उतनी प्रॉब्लम हमारी कम होती जाएगी। और हमारा सर्वर जब स्टार्टिंग में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हैंग होता था या उसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी धीरे धीरे सॉल्व हो गई ड्यू टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है DBMS फंक्शनैलिटीज़। कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हमें DBMS देता है इसे देखना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, नंबर एंड डेटा वैल्यूज़। सो DBMS की क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। DBMS की फंक्शनैलिटी होती है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसके डेटा को वो इजी वे में मैनेज कर पाए। ये सारी फंक्शनैलिटी जितना भी मैंने आपको भी बताया कि जैसे गूगल की बात है, इतना बड़े डेटा को मैनेज करना, ये सारी फंक्शनैलिटी कौन करता है, ये DBMS करता है। DBMS का फंक्शन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कि एक नया डेटा को क्रिएट करना, अगर नए डेटा में कोई चेंज करना है तो उसे अपडेट करना या अल्टर करना, मॉडिफाई करना, अगर डेटा की ज़रूरत नहीं है तो उसे डिलीट करना, और अगर कोई नया डेटा आता है और उसी में हमें ऐड करना है तो ऐड ऑन करना। ये सारी फंक्शनलिटी DBMS की होती है। DBMS में हम कई सारी क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए डेटा को मैनेज करते हैं। क्लियर? नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग, नंबर एंड डेटा वैल्यूज़। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है जितनी भी लाइंस होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रिंग है ना। हम ये पहले भी पढ़ चुके डेटा टाइप्स में कि स्ट्रिंग क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 2 3 4 तो ये क्या हुआ, ये भी एक स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर अगर सिर्फ ओनली 1 लिखूँगी तो 1 एक नंबर है, 1 2 3 4 भी एक नंबर है, और ये सारे नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अ स्ट्रिंग करेक्टर वैल्यू इंक्लूड दी अल्फ़ाबेट्स, उसमें स्पेशल करेक्टर्स हो सकते हैं, एंड नंबर्स ऑल्सो। स्ट्रिंग मतलब एक शब्द, स्ट्रिंग मतलब एक लाइन भी हो सकती है, स्ट्रिंग मतलब एक शब्द भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग में क्या करें हमने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है STD 1 2 3 और इसके साथ मैंने @ बना दिया, तो ये पूरी एक स्ट्रिंग हुई। अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट लिखती तो ये भी स्ट्रिंग मानी जाती, या मैं ST और 1 2 लिख देती, ये भी स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग आपको अलाउ करती है कि आप उसमें ये सारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो नंबर्स को लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्पेशल कैरेक्टर्स को भी लिख सकते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कलेक्शन होता है, स्ट्रिंग यानी एक वर्ड। स्ट्रिंग किससे मिलकर बनी होती है, एक वर्ड होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट्स भी हो, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, और नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर में सिर्फ आपको अलाउ करता है, नंबर्स की बात करें अगर हम, तो इट इंक्लूड ऑल न्यूमेरिकल, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ एंड काइंड ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसमें क्या होता है, नंबर्स की बात की जाए तो नंबर में आपका सिर्फ नंबर भी हो सकता है, नंबर के साथ पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, या नंबर के साथ ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहलाती है। ये कौन सी है, नंबर इंटीजर नंबर है, अर्थमेटिक नंबर। सो नंबर में आपके नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकते हैं। जब हम डेट की बात करेंगे तो डेट में क्या होता है, डेट इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज़ विच शो द डे, मंथ एंड ईयर। डेट में आपके पास किसी टाइप की भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मैंने लिखा 12 12 2020 तो ये भी एक डेट का फॉर्मेट है। मैं अगर लिखूँ 12 2 2020 ये भी डेट का फॉर्मेट है। इन केस मैं अगर ये लिख दूँ 12 दिसंबर 2020 ये भी एक डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये आपको सब अलाउ करता है, आप जितने भी टाइप से डेट लिखते हो तो डेट फंक्शन को ये डेट अलाउ करता है। क्लियर। डेटा टाइप्स हम बहुत अच्छे से प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर भी जो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स है, अगर क्वेश्चन अलग से आता है कि वो राइट डाउन दी एसक्यूएल डेटा टाइप्स, तो आपको यही डेटा टाइप्स लिखने होंगे। एसक्यूएल या डीबीएमएस के राइट डाउन दी डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। तो डेटा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस में आपको यही लिखना होंगे। नॉर्मली सभी के अंदर कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं बट कुछ अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे डेटा, वैसे आपको पता तो है ना डेटा टाइप्स हम यूज़ क्यों करते हैं। डेटा टाइप्स का स्टोर यूज़ करके हम ये डिसाइड करते हैं कि मेमोरी में आपको किस टाइप का डेटा रखना है और कितने साइज़ का डेटा रखना है। जैसे ये मेमोरी है, आपका एक चिप कार्ड होता है, वैसे एक चिप कार्ड है, तो इस चिप में आप क्या लिखना चाह रहे हो, इस जगह पर आप क्या लिखना चाह रहे हो, नंबर वाली वैल्यू लिखना चाह रहे हो या ABCD लिखना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो, या आप चाहते हो कि कोई इसके अंदर डेट लिखनी हो। तो आप इस ब्लॉक में, इस मेमोरी में कौन से टाइप का डेटा लिखाना चाहते हो, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। किस टाइप का डेटा आप लिखना चाहते हो, ये टाइप आपका डेटा टाइप डिसाइड करता है। तो अगर आपने डेटा टाइप कैरेक्टर चूज़ किया जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वो आप उस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख पाएंगे, कैरेक्टर ही लिख पाएंगे। मतलब या तो A लिख पाएंगे, या तो B, या तो C। एक सिंगल कैरेक्टर लिखने के लिए आपको अलाउ मिलेगा अगर आप उस मेमोरी का डेटा टाइप कैरेक्टर ले लेते हैं। समझ आया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ है, फिक्स लेंथ कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर्स फिक्स डेट कैरेक्टर डेटा आता है। द मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है, 255 बाइट्स हो सकता है। 255 बाइट्स मतलब 8 बिट। 255 बाइट्स यानी कि एक मतलब एक 1 बाइट इसमें मैक्सिमम हो सकता है, 1 बिट। एक मिनट, 255 बिट्स को ये सपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है उसका नाम है वेरकेर। वेरकेर हमें क्या अलाउ करता है, वेरिएबल। और जैसे आपने स्ट्रिंग में अभी देखा कि उसमें स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। ये सारे आपको अलाउ कर देगा वेरकेर। वेरकेर में आप ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि सिर्फ आप कैरेक्टर लिखें, आप कैरेक्टर के साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर। नंबर में आपको क्या अलाउ होगा, नंबर लिखने की परमिशन मिलेगी। एग्जाम्पल उनके साथ लिखे हुए आप देख सकते हैं। जैसे नंबर में यहाँ लिखा है
8 डेट में आपको अलाउ मिल जाता है। मैंने आपको बताया था सारे फॉर्मेट डेट के अवेलेबल है। 13 अक्टूबर 94, 98 यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्ग में आपको क्या मिल जाता है, जब आपको बहुत बड़े डेटा के बहुत बड़ी लेंथ का डेटा लिखना होता है तब आप लॉन्ग का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर का ही एक टाइप है लॉन्ग, जिसमें कि आपको बड़ा बल्क अमाउंट ऑफ डेटा को लिखने की परमिशन मिल जाती है। सो बेसिकली हमको कौन कौन से डेटा टाइप DBA में सपोर्ट करता है। फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड वेर कैरेक्टर, थर्ड नंबर, फोर्थ डेट और फिफ्थ है लॉन्ग। ठीक है, ये 5 टाइप के डेटा टाइप आपके सपोर्ट किए जाते हैं DBMS के द्वारा। क्लियर। इसके बाद है आपको डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, और इसके बाद हमारे कंसेप्ट स्टार्ट होंगे। कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स एक अलग ही टॉपिक है। डेटा इंटीग्रिटी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा इंटीग्रिटी में क्या होता है, आप चाहते हो कि आपकी जो टेबल है इसके अंदर यूनिक डेटा हो। यूनिक डेटा हो मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो। अगर मैंने कोई स्टूडेंट नाम A लिया, स्टूडेंट A के बारे में डिटेल लिख दी है, और अगर दोबारा से मैं स्टूडेंट A के बारे में डिटेल लिखूंगी तो सिस्टम उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने पहले से इंसर्ट कर दिया है, जो रिकॉर्ड मैंने एक बार लिख दिया है, वो रिकॉर्ड में बार बार तो नहीं लिखूंगी। सो डेटा इंटीग्रिटी ये चाहता है कि डेटा का डुप्लीकेशन ना हो, डेटा की प्राइवेसी हो, डेटा कभी भी डबल ना हो। तो डेटा इंटीग्रिटी हमको ये इंश्योर कराता है। देखो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल टू रेस्ट्रिक्ट द वैलिड रेंज ऑफ डेटा फॉर कॉलम। किस रेंज का डेटा, जैसे डेटा टाइप बताए थे कि यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो यही होना चाहिए। मतलब अगर कैरेक्टर लिया तो कैरेक्टर ही। आपने एक ब्लॉक बनाया मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर के सामने 10 डिजिट का ही मोबाइल नंबर आना चाहिए। जैसे ही कोई व्यक्ति 11वीं डिजिट लिखेगा वैसे ही उसको आएगा मैसेज कि आपने मोबाइल नंबर गलत एंटर किया है। सो परफेक्ट जो उसकी फॉर्मेट है उसी को फॉलो करे, जिस टाइप का डेटा आना चाहिए वही डेटा आए। ये इंश्योरिटी कौन करता है, डेटा इंटीग्रिटी करता है। क्लियर। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स टू रेस्ट्रिक्ट द वैलिड डेटा। ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है उसे, उस ब्लॉक में उसी डेटा को लेगा जो अलाउ है या जो उसके लिए एलिजिबल है। सो रेस्ट्रिक्ट करता है द वैलिड रेंज ऑफ डेटा फॉर द कॉलम। उस कॉलम के अंदर जो डेटा आना चाहिए उसी को अलाउ करेगा, बाकी को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा। 2 कैटेगरी में कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। एक तो कॉलम लेवल पे आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो, और एक पूरा टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो। तो डेटा की इंटीग्रिटी में क्या होता है, हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं कि हमारा डेटा किस टाइप का होना चाहिए और किस टाइप का डेटा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमें देखना है कि कॉलम लेवल पे हम कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं और टेबल लेवल पे हम कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। So on the basis of table level constraints, there are 3 types of constraints. First, domain constraints, second, not null, and third is unique key. So इन तीनों constraints का यूज़ करते हुए हम इंश्योर करेंगे कि हमारी टेबल के अंदर कभी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। इन केस अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो आपको अलर्ट जनरेट हो जाएगी कि आपने इस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। सो नाउ फर्स्ट हमारा जो डोमेन कंस्ट्रेंट्स है वो कैसे लगता है उसको स्टडी करते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट्स आपको एट्रीब्यूट पे लगाना होता है। जैसे हमने एक टेबल में अलग अलग कॉलम लिए, फर्स्ट जो कॉलम है वो नेम वाला है, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर इंसर्ट करवाते हैं, और थर्ड इज़ मोबाइल नंबर। अलग अलग आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। इन एट्रीब्यूट्स पे आपको जब कंस्ट्रेंट्स लगाना होंगे कि आप इस रिकॉर्ड को किस टाइप का चाहते हैं, क्या प्राइमरी चाहते हैं या नॉट नल चाहते हैं, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स ये कॉलम लेवल पर लग रहे हैं, तो इसे हम डोमेन कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। एवरी एट्रीब्यूट हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़। मतलब नाम, जैसे कि नाम आपका किसी भी स्टूडेंट का यूनिक नेम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के सेम नेम नहीं हो सकते। रोल नंबर यूनिक हो सकते हैं, सभी के सेम नहीं हो सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यूनिक होंगे, सभी के सेम नहीं हो सकते। सो डोमेन कंस्ट्रेंट्स में क्या होगा, एवरी एट्रीब्यूट हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑल्सो कॉल्ड डोमेन। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जैसे लिया रोल नंबर नेम, वैसे उन्होंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, नंबर लिया हुआ है। अ सेट ऑफ वैल्यूज़ रेंज फ्रॉम 000 to 999। इट मीन्स वैल्यू ऑफ 526 कैन बी डिजाइंड टू आर रोल नंबर। मतलब रोल नंबर के लिए मान लीजिए कि रोल नंबर की एक रेंज है, रोल नंबर 00 से लेकर 999 तक हो सकता है, इसके आगे रोल नंबर नहीं हो सकता।
और फिर भी यदि कोई स्टूडेंट अपना रोल नंबर 1000, 2, 3, 4 या 1000 के ऊपर लिखेंगे तो रोल नंबर को एक मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपने रोल नंबर गलत डाला है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट हमको ये बताता है कि उस एरिया में, उस ब्लॉक में क्या डेटा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वो एक रेंज बता देता है कि डेटा जो है वो इसी फॉर्मेट में, जैसे मोबाइल नंबर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 9 और 7 और 8। इसके अलावा अगर आप 6, 7, 8, 9, ठीक है, आपका कभी भी मोबाइल नंबर इसी रेंज में होता है। कभी भी आपका मोबाइल नंबर 10 से स्टार्ट नहीं होता है, ना ही आपका मोबाइल नंबर 02 से स्टार्ट होता है। तो मोबाइल नंबर की एक रेंज है कि स्टार्टिंग में यही होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो आपको अलर्ट करेगा कि आपने गलत मोबाइल नंबर इंसर्ट किया हुआ है। सो हम डोमेन कंस्ट्रेंट्स का क्या फ़ायदा होता है, डोमेन कंस्ट्रेंट से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक का डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट से क्या होगा, हम कहाँ से लेकर कहाँ तक का एक लिमिट डिसाइड हो जाती है कि डेटा आपका इसी लिमिट के अंदर रहेगा। अगर इस लिमिट से ऊपर रहेगा तो आपका डेटा गलत बताया जाएगा। क्लियर, डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या करता है। उसके बाद में सेकेंड है नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि कभी भी वो ब्लॉक खाली नहीं हो सकता। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का नेम वाले ब्लॉक में तो स्टूडेंट का नाम लिखना कंपलसरी है। मान लीजिए हो सकता है कि हमने नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर 2 कॉलम लिए। किसी बच्चे को अपना नाम तो पता है लेकिन उसको उसका मोबाइल नंबर नहीं पता, ये हो सकता है। लेकिन किसी को अपना मोबाइल नंबर पता है और किसी को अपना नाम नहीं पता, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये जो कॉलम है नेम वाला वो नॉट नल, कभी भी खाली नहीं हो सकता। कंपलसरी है कि उस बच्चे का नाम लिखना ही है। अगर उसके बच्चे का नाम नहीं लिखाएंगे तो रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा ही नहीं। तो नल का मतलब होता है खाली, नल का मतलब होता है ब्लैंक। तो नल का मतलब ब्लैंक होता है, कभी भी आपका ब्लॉक ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो नॉट नल लगा के हम ये इंश्योर करते हैं कि उस ब्लॉक में कभी भी रिकॉर्ड खाली नहीं होगा, उस टेबल का वो कॉलम हमेशा ही फिल होगा। कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ लिखा है क्रिएट टेबल नेम, फील्ड कौन कौन से रखना है और उसकी विड्थ कितनी रखना है। और नॉट नल क्या होना चाहिए, फील्ड टू अगर उसका नाम है या मोबाइल नंबर है तो वो कभी भी खाली नहीं होगा, वो हमेशा रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल होगा ही। नाउ नेक्स्ट है थर्ड कंस्टेंट जो हम कॉलम लेवल पे लगा रहे हैं। कॉलम लेवल पे थर्ड है यूनिक की। यूनिक की ये बोलता है कि जो ये ब्लॉक है इसके अंदर हमेशा रिकॉर्ड यूनिक ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया नेम, रोल नंबर और आपके पास है साथ में साथ मोबाइल नंबर। हो सकता है कि दो बच्चों के नाम सेम हो, एक का नाम है श्रुति जैन और दूसरी का नाम भी नाम है श्रुति जैन, दो बच्चियों के नाम सेम है। इस केस में हम क्या करेंगे, नाम तो सेम हो सकते हैं तो हम इसको यूनिक नहीं बना सकते, लेकिन रोल नंबर तो सभी के अलग अलग होंगे। इसका अगर 1001 है तो इसका 1002 ही होगा। तो रोल नंबर हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे, कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो जब हम चाहते हैं कि ये वाला कॉलम कभी डुप्लीकेट ना हो तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, यूनिक की। मैं तीनों कंसेप्ट को फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या किया। मैंने आपको एक टेबल बनाई और एक टेबल में 3 कॉलम लिए, फर्स्ट नेम, दूसरा रोल नंबर और थर्ड मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर नॉट नल का मतलब है कि कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, मतलब रिकॉर्ड खाली नहीं होगा, हर ब्लॉक को फिल करना कंपलसरी। तो हमने नेम वाले ब्लॉक पे लगाया नॉट नल, मतलब कि उस स्टूडेंट का मतलब नेम कभी भी किसी का नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी के नेम लिखना कंपलसरी है। तो ये ब्लॉक कभी भी खाली नहीं होगा। अगर ये खाली होगा तो ये एरर कर देगा या अलर्ट मैसेज देगा कि आपको इस ब्लॉक में रिकॉर्ड इंसर्ट करना कंपलसरी है। नॉट नल ये बताता है कि आपको रिकॉर्ड कभी भी खाली नहीं रखना है। क्लियर। लेकिन उसके बाद में हमने देखा यूनिक का मतलब है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, कभी भी किसी भी दो बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होंगे। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कौन बताता है, यूनिक मतलब यूनिक है ना, यूनिक है, अकेला है तो वो यूनिक ये इंश्योर करता है कि कभी भी उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होगा। और डोमेन कंस्ट्रेंट्स ये बताता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक का। जैसे मैंने डोमेन कंस्ट्रेंट्स लगाया इस मोबाइल नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने लगाया डोमेन कंस्ट्रेंट, तो ये बताएगा कि मोबाइल नंबर कभी भी 6, 7 या 8 या 9 से स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई मोबाइल नंबर 2 से लिखा है तो वो बोल देगा कि आपने गलत मोबाइल नंबर लिखा है। तो हम ये सारे कंस्ट्रेंट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम टेबल में डेटा को रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाते हैं तो एक अच्छा रिकॉर्ड इंसर्ट हो और सही रिकॉर्ड इंसर्ट हो, अगर गलत रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो हमें मैसेज मिल जाए। इस कंसेप्ट को लेकर हम कंस्ट्रेंट्स लगाते, क्या लगाते हैं, कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स समझ में आया क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स यानी नियम,
कानून या शर्तें, तो कंस्ट्रेंट्स हम लगाते हैं ताकि हमारे टेबल में एक अच्छा रिकॉर्ड इंसर्ट हो पाए। तो अभी हमने देखा कॉलम लेवल पे कंस्ट्रेंट्स, अब हम देखेंगे टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट। थैंक यू।